स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष। और लास्ट कुछ 3 मंथ से मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाया था दोस्तों, क्योंकि मैं आउट ऑफ द कंट्री था ड्यू टू सम प्रोजेक्ट। और बट मैं कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यूस रहें। और अभी आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए है बेसिकली आज की वीडियो। अगर कभी भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ फ्रेशर या 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस लेते हुए, तो कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसको आप किस तरह से जवाब दे सकते हैं, तो वो इंटरव्यू प्रिपरेशन आज की वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो और पब्लिश करूंगा जिसमें सेम यही सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे, साथ साथ कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आंसर भी होंगे उसमें। राइट, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए राइट इंडियंस के पास, जिससे वो ऑटो इजीली इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकें फॉर अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब जाने से पहले सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी किस हिसाब, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो नेटवर्क है, वो किस हिसाब से काम कर रहा है। राइट, जनरली एक मैं बेसिक आइडिया ले रहा हूँ। जो ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आईएसपी मक्स होता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको इंटरनेट देता है, लीज लाइन देता है जिसे बोलते हैं इंटरनेट लीज लाइन। या आपके पी टू पी, साइट टू साइट कनेक्टिविटी के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देता है। राइट, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आईएसपी मक्स है। राइट, उसके बाद एक आईएसपी मैनेज राउटर है जिस जो आईएसपी ही आपको प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी के लिए आपका यहाँ पे एक लेयर 3 स्विच आता है जिसको इंटरनेट स्विच आप बोल सकते हैं। ये भी आपका एक एचएमए होता है हाई अवेलेबिलिटी में, कि इन केस अगर आपका एक स्विच डाउन भी हो जाए तो दूसरे के थ्रू आपके इंटरनेट आपको प्रोवाइड होता रहे। देन आपकी फायरवॉल आती है, वो भी आपकी एचएमए होती है। फायरवॉल बेसिकली हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर आप जानते हो तो एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो फायरवॉल बेसिकली बैकबोन है किसी भी कंपनी के। अगर फायरवॉल प्रॉपर काम नहीं कर रही तो अटैकर कुछ भी आकर के अटैक कर सकते हैं आपकी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में। राइट, राइट, इस फायरवॉल में बेसिकली मैंने केवल 3 पोर्ट ही डिफाइन किए हैं अभी। एक वैन पोर्ट है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, देन लैन, और एक डीएमसी पोर्ट है। लैन में बेसिकली आपके सर्वर्स हो गए, आपके सिस्टम्स हो गए, वो डिफाइन होते हैं। लेकिन लैन का जो नेटवर्क होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपके कोर स्विच पे, और कोर स्विच से फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होते हैं जो सर्वर रैक हुआ या पर्टिकुलर आपके यूजर डिपार्टमेंट्स हुए, इनमें चले जाते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वर रैक का अलग है, डेव सर्वर के लिए अलग है, और डीएमसी सर्वर रैक अलग है। राइट, तो ये सेपरेट सेपरेट होता है। डीएमसी एक सेपरेट पार्ट होता है, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे केवल जो आपकी पब्लिक फेसिंग सर्विसेज होती हैं वो ही लॉन्च होती हैं, और ये बिल्कुल सबसे सेग्रीगेट रहता है। आपके यूजर जितना भी आपका नेटवर्क है, या आपका सर्वर प्रोड सर्वर का नेटवर्क है, डेवलपमेंट सर्वर का नेटवर्क है। राइट, उसके बाद वही लेयर 3 जो कोर स्विच है, उससे आपकी कनेक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, और जितने भी आपके यूजर पार्ट है उसमें चला जाता है। तो ये एक छोटा सा आपका ओवरव्यू, मैंने आपका स्ट्रक्चर बताया था कि इस तरह से कंपनी का एनवायरनमेंट होता है। अब आती है बात कि अगर कोई पूछता है इंटरव्यू में कि आप क्या क्या यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं फायरवॉल में आपके फोर्टीगेट फायरवॉल है, सिस्को फायरवॉल है, चेक पॉइंट, सोफोस फायरवॉल है। स्विचेस में भी आप एचपी सिस्को डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन में अगर पूछते हैं कि आपका डोमेन एनवायरनमेंट किस पे बना हुआ है, तो आप बता सकते हो विंडोज सर्वर 2022 पे या 2019 पे, जो भी कोई एनवायरनमेंट आपका है। राइट, एंड यूजर ओएस कौन सा यूज कर रहे हैं, तो आप वो भी बता सकते हो कि विंडोज में हम विंडोज 11 और विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, एंड अगर लिनक्स की बात करता हूँ लिनक्स फ्लेवर में, देन उबंटू यूज कर रहे हैं। राइट, फिर सर्वर ओएस की बात करते हैं तो सर्वर ओएस में विंडोज सर्वर 2022, 2019, 2016, 2012, जो भी आपका एनवायरनमेंट है। अगर आप हाइपोथेटिकल बताना चाहते हो आप हाइपोथेटिकल बता सकते हैं, और नॉर्मल अगर आपका जो आप वर्क कर रहे हैं कंपनी में तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। फिर सेंट ओएस आ सकता है, आरएचईएल जो रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स है उसके बारे में बता सकते हैं। मॉनिटरिंग टूल के बारे में बता सकते हैं कि मॉनिटरिंग टूल हम यूज करते हैं नेगवेस, पीआरटीजी, ओपी मैनेजर, बहुत आते हैं। लेकिन जो इजी हैं और इजी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, जो आप जल्दी इजी समझ सकते हैं, वो मैं टूल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। राइट, आगे की वीडियो जो होंगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर आपसे कि आपने इस पे काम किया या नहीं किया, तो आप वो सब चीज भी बता सकते हैं। किस तरह से बताना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। राइट, तो अभी फिर उसमें आप बात कर सकते हैं एंटीवायरस। अगर वो पूछते हैं कि कौन सा यूज करते हो, तो आप बता सकते हो एमएस डिफेंडर, सोफोस, ट्रेंड माइक्रो, सेंटिनल वन, क्राउड
स्ट्राइक, और इनमें कुछ-कुछ वीडियोस मैं डालूँगा जिससे आपको पता कर पाएँ। अगर आपको प्रॉपर आपको पूरा एक पब्लिश आपको एक बंडल पैक चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के बंडल पैक को परचेज़ भी कर सकते हैं। मैं जल्दी ही बंडल पैक उस पे डालूँगा आपके। अब बात आती है कि जो अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपकी क्या प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग, मेंटेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन चल रही हैं उसको मेंटेन करना, यूजर अकाउंट बनाना, उसको परमिशन देना, उस पर सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाना, ये आपका काम होता है। मॉनिटरिंग करना, आपके सिस्टम परफॉर्मेंस किस तरह से, सर्वर परफॉर्मेंस, अप टाइम आपका 100%, 99.99% अप रहना। अप टाइम मतलब कोई भी सर्वर अगर रन हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका 99.99% तक आपका अप है, राइट। बहुत कम चांसेस हो जब वो डाउन हो, ठीक है, या शट डाउन हो। फिर बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग डाटा, की डेटा का आपका बैकअप लेना आना चाहिए। अलग अलग बैकअप टूल्स होते हैं, ठीक है, उनको रिस्टोर करना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू होता है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आ जाते हैं। ट्रबल शूटिंग स्टेप में आपके, अगर आप हार्डवेयर लेवल पे काम कर रहे हो L1 पे, तो हो सकता है वो आपको L1 की कॉल्स, हार्डवेयर से रिलेटेड भी कॉल्स आ जाएं। सॉफ्टवेयर से जो एप्लीकेशंस उस पर डली होती हैं उससे रिलेटेड इश्यूज आप में ट्रबल शूट करने आने चाहिए, राइट। अगर आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में गए हुए हो तो आपको उसको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना आना चाहिए कि कोई अगर इशू आता है तो उसको आप ट्रबल शूट कैसे करो, राइट। आपके सिस्टम को आपको अपडेट रखना है विद द सिक्योरिटी पैचेस, जो भी आपके लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस आते हैं वर्नेबिलिटी, ताकि वो वर्नेबिलिटी से आपके दूर रह सकें। तो ये सारी आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। अब अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव डायरेक्टरी एंड द एलडैप, तो पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है। अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जा रहे हैं जॉब प्रोफाइल में, तो आपको पता होगा एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली एक डायरेक्टरी सर्विस है, राइट, जो विंडोज आपके सर्वर्स पे इंप्लीमेंट होती है विंडोज डोमेन में, राइट। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विस है, डायरेक्टरी सर्विस, वो एलटैप प्रोटोकॉल को यूज करती है, ठीक है, अपनी डायरेक्टरी सर्विस को मैनेज और मेंटेन करने के लिए, राइट। तो एलडैप क्या है? एक प्रोटोकॉल है, ओपन ओपन बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म जो बेसिकली डायरेक्टरी सर्विस के लिए यूज में की ली जाती है, और नॉट इवन फॉर विंडोज। ये केवल विंडोज के लिए नहीं, बाकी अदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एप्लीकेबल होती है। तो आपको डिफरेंस बता सकते हैं। फिर बात आती है कि अगर आपको ट्रबल शूट करना है कि आपका एक सर्वर है वो आपका कैसे स्लो चल रहा है, तो आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो सबसे पहले और नॉर्मल सी बात है, आप उसके रिसोर्स मॉनिटर में जाकर के आप चेक करेंगे कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क जो है वो किस हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन जा रहा है। कौन एप्लीकेशन या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो उसका हाई यूटिलाइजेशन करिए, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क स्पेस, आईओप्स परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। प्रोसेस उसको देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा मेमोरी का कंजप्शन ले रहा है, या सीपीयू या हार्ड डिस्क कंजप्शन या नेटवर्क कंजप्शन कर रहा है, राइट। उसके बाद इवेंट व्यूअर में, अगर विंडोज की बात करें तो इवेंट व्यूअर में जाके चेक कर सकते हैं। अगर लिनक्स में है तो वेरलॉग के अंदर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आप लेटेंसी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम को लेटेंसी ज्यादा तो नहीं आ रही है, उसमें किसी और रीजन के लिए एंटीवायरस कोई पर्टिकुलर जो है कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ऐसा डाला हुआ है जो सबसे ज्यादा आपका हाई यूजेज कर रहा है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर वो इश्यू आता है तो आप उसको सर्विस को रीस्टार्ट कर सकते हैं, या सर्वर एक बार जो सिस्टम है उसको रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ट्रबल शूट स्टेप आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर सर्वर आपका स्लो चल रहा है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली कि अगर कोई आपका सर्वर स्लो चल रहा है तो आप क्या क्या ट्रबल शूट कर सकते हो। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। ऑलराइट। उसके बाद अगर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है तो वो हो सकता है रैड के ऊपर, ठीक है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिप, जो कि बहुत पॉपुलर है और आजकल जितनी भी, आजकल नोट पहले भी आपके यही चलता था। तो रैड में भी आपके बहुत सारे आपके पार्ट होते हैं। रैड 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है, ये बहुत सारे होते हैं, राइट। तो अलग अलग रैड के आपके अगर क्वेश्चन पूछें कि आपका डिफरेंस क्या है, तो रैड 0 बेसिकली आपका स्ट्रिपिंग होता है, नो रिडंडेंसी होती है, हाई परफॉर्मेंस होता है, लेकिन अगर कोई भी ड्राइव आपकी फेल होती है तो सारा डेटा आपका चला जाता है। रैड 1 में क्या होता है, रैड 1 में बेसिकली मिररिंग होती है। मिररिंग मतलब आपका सेम आपका बिम एक से दूसरे उसमें रहता है, कि एक हार्ड डिस्क में जो डेटा है सेम आपका दूसरे में रहता है, लेकिन वो आपका इस तरह से 1:1, 50/50 के रेशियो में होता है, ठीक है। आधा एक पर्टिकुलर उसमें हाई रिडंडेंसी में और दूसरा आपके एरे पॉइंटर्स क्रिएट होते हैं। तो इसमें अगर आपका एक हार्ड डिस्क अगर क्रैश भी हो जाती है तो भी आपका डेटा सेफ हो सकता है।
फिर बात आती है रेड 5 की। तो रेड 5 अब बेसिकली स्ट्रिपिंग विद पैरिटी होती है, अगेन फॉल्ट टॉलरेंट, लेकिन कम से कम 3 हार्ड डिस्क चाहिए, राइट। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ही अगर आप रीबिल्ड करते हैं रेड 5 को, एक हार्ड डिस्क क्रैश होकर उसको रीबिल्ड किया, तो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है, राइट। फिर बात आती है रेड 10 की। तो रेड 10 में क्या, रेड 10 बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रेड 1 और 0 का। अगेन परफॉर्मेंस हाई रहती है, रिडंडेंसी रहती है, लेकिन इसमें आपके 4 हार्ड डिस्क आपको चाहिए होती हैं, तो इस तरह से आप उसको बता सकते हो। फिर बात आती है कि अगर आपको आपके एक सर्वर को सिक्योर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर सिक्योर सर्वर को सिक्योर करना है तो आपका डेटा सेंटर में एक फायरवॉल होनी चाहिए विद प्रॉपर पोर्ट, वही आपके ओपन होने चाहिए जितने रिक्वायर है, अदरवाइज बाकी सारे पोर्ट, बाहर से एक्सेस, अंदर से बाहर एक्सेस, लैन टू वैन, वैन टू लैन सब बंद होना चाहिए। जितना एक्सेस रिक्वायरमेंट है उतना ही इनेबल होना चाहिए, राइट। पासवर्ड के साथ आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, एमएफए उस सर्वर के लिए। पैचेस आपके प्रॉपरली अप्लाई होने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए विद N-1 या जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है, राइट। उसके बाद सर्विसेज पोर्ट, अगेन सर्वर पे भी वही लिमिटेड ओपन होने चाहिए जो रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज सब बंद होना चाहिए। आपके हर एक एक्टिविटी का लॉग होना चाहिए, तो लॉग्स जो है वो मॉनिटर होने चाहिए, ठीक है। डेटा आपका जो है सेंसिटिव डेटा जो आपके उसमें ड्राइव में पड़ा हुआ है वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए, एंटीवायरस आपका प्रॉपर अप टू डेट होना चाहिए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इम्प्लीमेंट लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस पॉलिसी, जिसको जितना एक्सेस चाहिए उस सर्वर पे उसी के लिए वो सर्वर एप्लीकेबल होना चाहिए, अदरवाइज बाकी किसी को भी उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में रेगुलरली टेस्ट एंड अपडेट सिक्योरिटी मेजर, तो एज पर योर जो भी सिक्योरिटी कंप्लाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो अप टू डेट रहना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनएस सर्वर एंड हाउ वुड यू ट्रबल शूट डीएनएस। तो डीएनएस आपको पता होगा दोस्तों, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, बेसिकली आपका जो डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम रिजॉल्व करता है, ठीक है। अगर इसमें कोई इश्यू आती है तो आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो एनएस लुकअप, विंडोज की बात कर रहा हूँ, तो विंडोज में एनएस लुकअप पिन करके आप चेक कर सकते हैं कि नेम रिजोल्यूशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा देन आप चेक कर सकते हैं उसके डीएनएस में, जो सिस्टम के डीएनएस में पब्लिक एंट्री करा करके कि हाँ गूगल के डीएनएस या डिफरेंट डीएनएस के थ्रू आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन रिजोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। डीएनएस की सर्वर की सेटिंग चेक कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर एंड पे, ठीक है। डीएनएस के जोन आप चेक कर सकते हैं डीएनएस सर्वर के अंदर जा करके डाटाबेस के उसमें, ठीक है। देन आप चेक कर सकते हैं फायरवॉल पे कि पर्टिकुलर कोई डीएनएस का जो भी है कोई ट्रैफिक है वो ब्लॉक तो नहीं हो रहा 53 पे, डायरेक्ट पोर्ट नंबर 53 पे रिजॉल्व होता है आपकी क्वेरी की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आप डीएनएस के लॉग्स जा करके चेक कर सकते हैं कि कोई डीएनएस के लॉग्स में कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज तो नहीं है जिससे डीएनएस आपका क्वेरी रिजोल्यूशन करने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक स्टफ है जो आप, जब इंटरव्यू होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, तब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एक्टिव डायरेक्टरी पे, क्योंकि आप ऑब्वियसली विंडोज के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे जाओगे, तो वहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो कुछ एक्टिव डायरेक्टरी के मेन कंपोनेंट आपने सुने भी होंगे और आप वर्क भी कर रहे होंगे, जैसे डोमेन हो गया, ट्री हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ओयू हो गया, ग्लोबल कैटलॉग हो गया और एफएसएमओ रोल हो गया। डोमेन आपको एक लॉजिकल ग्रुपिंग है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं और आपके एक एडी डाटाबेस से कनेक्ट होते हैं जो कि आपका एक सेंट्रलाइज होता है, राइट। ट्री बेसिकली कलेक्शन ऑफ डोमेन्स, मल्टीपल डोमेन्स होता है ट्रीज में, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डोमेन्स होता है। फॉरेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल ट्रीज, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रीज, ठीक है, जिसमें मल्टीपल आपके डोमेन्स एनवायरमेंट होते हैं जो आपका नेम स्पेस सेम यूज नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस यूज करते हैं, राइट। लेकिन डेटा जो आपका डेटाबेस, एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, जो ग्लोबल कैटलॉग हुआ और स्कीमा हुआ, वो एक का कॉमन रहेगा। ओयू की बात करते हैं तो ओयू बेसिकली एक कंटेनर है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, राइट। फिर आता है जीसी ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली आपकी इंडेक्सिंग के लिए होता है, सर्चिंग के लिए, इंडेक्सिंग में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर, राइट। फिर आती है एफएसएम और फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रूल्स। तो ये 5 तरीके के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपके ये मेन कंपोनेंट होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। अब बात आती है व्हाट आर द एफएसएमओ रोल्स इन एक्टिव डायरेक्टरी और वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कोई भी डोमेन कंट्रोलर जब आप एनवायरनमेंट बनाते हो, डोमेन एनवायरनमेंट बनाते हो, तो एफएसएमओ रोल बाय डिफॉल्ट सारे के सारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, जो मेन डोमेन कंट्रोलर होता है, उस पे जाकर के आ जाते हैं। लेकिन बाद में जब आप मल्टीपल एडीसी डिफाइन करते हो तो वहां पे आप एफएसएमओ रोल को ट्रांसफर कर सकते हो। तो एफएसएमओ रोल में आपके
दो तरीके के होते हैं। आपका स्कीमा मास्टर आपका वो बेसिकली फॉरेस्ट वाइड होते हैं और डोमेन वाइड होते हैं, और उसमें भी आपके 5 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। स्कीमा मास्टर जो कि एडीएस स्कीमा को अपडेट करता है, देन होता है डोमेन नेमिंग मास्टर, तो एक फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल आपके डोमेन अगर बनाते हो, ठीक है, या ऐड करते हो या रिमूव करते हो, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आरआईडी मास्टर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एक डोमेन एनवायरनमेंट में, तो उनको वो आरआईडी का पूल प्रोवाइड करता है डोमेन कंट्रोलर्स को, आरआईडी मास्टर। फिर देन आता है पीडीसी एम्यूलेटर, जिसमें जब पासवर्ड चेंज करते हो, टाइम सिंक्रोनाइजेशन या कोई भी आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, तो उसके लिए पीडीसी एम्यूलेटर जो रोल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। देन आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर बेसिकली आपके रेफरेंसेस क्रिएट करता है एक ऑब्जेक्ट्स का दूसरे डोमेन में, राइट। तो इस तरह से ये 5 रोल होते हैं एफएसएमओ रोल। इस और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिना इन रोल्स की हेल्प के कोई भी डोमेन कंट्रोलर आपका वर्क नहीं कर सकता, राइट। तो आपका एक एनवायरनमेंट में डोमेन कंट्रोलर जब बनता है तो ऑटोमेटिकली ये रोल भी आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। आप मल्टीपल एडीसी बनाते हो, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो ये रोल आप दूसरे एडीसी पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि डोमेन और वर्क ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको ये पता होगा। डोमेन में आपका सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट आ जाता है, जहाँ पे एक ही जगह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप डिफाइन कर सकते हो, आप पॉलिसी लगा सकते हो। जबकि वर्क ग्रुप में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हर एक ईच कंप्यूटर का अकाउंट्स होता है, लोकल अकाउंट्स होता है, वो लोकली ही रिसोर्स उस पर क्रिएट हो सकते हैं, राइट। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद बात आती है कि ग्रुप पॉलिसी जो होती है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ग्रुप पॉलिसी कैसे काम करती है। तो ग्रुप पॉलिसी बेसिकली क्या है, आपके एक रूल्स है, कॉन्फ़िगरेशन है जो डिफाइन होता है आपके किस पे, ओयू पे, ग्रुप जो जीपीओ के थ्रू होता है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किस पे, ओयू पे, डोमेन्स पे, साइट पे या लोकल बेस पे, राइट। लेकिन जो ग्रुप पॉलिसी होती है जो आपकी दो तरह से डिफाइन की गई होती है। पहली होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे, दूसरा होता है यूजर कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे। अगर आप पॉलिसी लगाते हो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे, तो कोई भी पॉलिसी अगर जो आपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लगाई है, तो वो एप्लीकेबल होगी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, नो मैटर कोई भी यूजर आके उस पर लॉग इन करे, करेक्ट। देन सेकंड चीज, यूजर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन की अगर आपने पॉलिसी लगाई है, तो वो यूजर कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी कोई यूजर्स होता है उसके लिए एप्लीकेबल होगी। वो यूजर किसी भी कंप्यूटर पे जाके लॉग इन करे, लेकिन वो एप्लीकेबल होगी। तो इस तरह से ये दो चीजें होती हैं ग्रुप पॉलिसी के लिए आपके इसमें, राइट। फिर उसके बाद आती है, क्वेश्चन आता है कि जो डीएनएस का काम है एक्टिव डायरेक्टरी में, वो क्या है। तो डीएनएस बेसिकली मैंने आपको बताया, रिजॉल्व करता है आपकी क्वेरी को ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट नेम टू आईपी टू होस्ट नेम, और साथ साथ मल्टीपल आपके एसआरवी सर्विस रिकॉर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन जो सर्विसेज होती है उसके लिए, तो उनको लोकेट करने के काम में भी आता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली डीएनएस का जो काम है, दो तरीके से काम होता है अगेन, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे और रिवर्स लुकअप जोन पे। फॉरवर्ड में सेम जो क्वेरी आती है वो होस्ट नेम टू आईपी आती है, और रिवर्स में जो क्वेरी आती है वो आती है आईपी टू होस्ट नेम। ऑलराइट। उसके बाद आती है कि अगर कोई आपका एक्टिव डायरेक्टरी में रेप्लिकेशन इश्यू आता है, तो उसको आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो उसके लिए आपका रैप एडमिन करके एक टूल होता है, जो कि रेप्लिकेशन स्टेटस को चेक करने में और उसका एरर को डिफाइन करने में काम में आता है। आप चेक कर सकते हो डीसी डैग के थ्रू डोमेन कंट्रोलर की हेल्थ प्रॉपर है या नहीं है, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशंस को आप प्रॉपर वैलिडेट कर सकते हो, सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, एसआरवी रिकॉर्ड से कनेक्टिविटी, रेप्लिकेशन शेड्यूल्स और साइट लिंक्स के बीच में जो आपका टाइमिंग इंटरवल है बाय डिफॉल्ट, राइट, 15 मिनट्स का, उसको आप चेक कर सकते हो या प्रॉपर वो चेक सेट कर सकते हो। अगेन आपकी जो इवेंट व्यूअर में उसमें जाकर के आप इवेंट्स को चेक कर सकते हो, कोई ऐसा कोई एरर वाला नहीं है। देन अगर हम चेक करना मैक्सिमम करना चाहते हो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट दो डोमेन कंट्रोलर के बीच में कोई फायरवॉल्स का इस तरह से रूल नहीं होता, लेकिन वो भी फिर भी आप जाके चेक कर सकते हो कि ऐसा रूल तो नहीं बना हुआ जिससे दो डोमेन कंट्रोलर के बीच में रेप्लिकेशन का इश्यू आ रहा हो। तो इस तरह से बेसिक ट्रबल शूटिंग आप एडी रेप्लिकेशन इश्यूज में रिजॉल्व करके देख सकते हो, परफॉर्म करके देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चंस आप पुट अप कर सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी में ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट और रिलेशनशिप, वो क्या होती है और उसके कितने टाइप्स हैं, राइट। तो एक्टिव डायरेक्टरी में ट्रस्ट और रिलेशनशिप, नाम जैसा आपने सुना, ट्रस्ट मतलब आपका भरोसा, रिलेशनशिप मतलब आपस में रिलेशनशिप, चाहे वो माता पिता का हो, ठीक है, चाहे आपका पिता पुत्र का हो, चाहे दोस्त का हो, इस तरह से। तो सेम यहाँ पे भी एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे भी आपके मल्टीपल आपकी रिलेशनशिप होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट। पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट मतलब
ऑटोमेटिकली पेरेंट और चाइल्ड डोमेन के बीच में जैसे ही ट्रस्ट बनती है, आप एक कनेक्ट करते हो, डोमेन कनेक्ट करते हो फॉरेस्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट बन जाती है। ट्री रूट में बेसिकली आपके दो ट्रीज जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं उनके बीच में बनती है ट्री रूट ट्रस्ट एक ही फॉरेस्ट के अंदर। एक्सटर्नल ट्रस्ट में आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट जो होते हैं उनके बीच में ट्रस्ट डिफाइन होती है। देन आपकी फॉरेस्ट ट्रस्ट होती है जो रिसोर्स शेयरिंग के लिए काम में आती है। शॉर्टकट ट्रस्ट में बेसिकली आपकी मैनुअली क्रिएट की जाती है शॉर्टकट ट्रस्ट, राइट। और रियाम ट्रस्ट दो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक विंडो एक लिनक्स है, तो दोनों के बीच में जो ट्रस्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड रियाम ट्रस्ट। तो इस तरह से कुछ ट्रस्ट होती हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, ये आप बता सकते हो उनको। फिर बात आती है कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो बैकअप है एंड रिस्टोर है वो किस तरह से आप प्रोसेस करते हो, राइट। तो बैकअप के लिए आपके वैसे डिफरेंट टूल्स भी आते हैं, लेकिन सर्वर का, विंडोज सर्वर का भी बैकअप टूल होता है जिसके थ्रू आप एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले सकते हो। लेकिन उसमें आप मेक श्योर करना कि उसमें एडी डेटाबेस, सिसवॉल और जो क्रिटिकल फाइल्स होती हैं उसका आपका बैकअप परफॉर्म हो रहा है। देन रिस्टोर करने की बात आती है तो उसके लिए डीएसआरएम जो आपका बेसिकली डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड होता है, जिसका एक सेपरेट पासवर्ड होता है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो तो वो आपको उस समय आपको उसके थ्रू बूट कराना पड़ता है और आप तब परफॉर्म करना पड़ता है आपको। लेकिन परफॉर्म करने के लिए, रिस्टोर परफॉर्म करने के लिए दो तरह की कैटेगरी होती है अगेन। एक होता है ऑथोरिटेटिव रिस्टोर और दूसरा होता है नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर। जब आप नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करते हो तो सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कोई ओयू है और ओयू के अंदर आपके मल्टीपल आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, वो ओयू गलती से आपकी डिलीट हो गई है। अगर वो आप उसको रिकवर करना है देन आप ऑथोरिटेटिव रिस्टोर परफॉर्म करोगे। तो इस तरह से आपके बैकअप और रिस्टोर का प्रोसेस एक्टिव डायरेक्टरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा सकता है कि सिसवॉल क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सिसवॉल बेसिकली आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें ग्रुप पॉलिसीज या ऑब्जेक्ट्स हुआ है, साथ साथ आपकी लॉगइन स्क्रिप्ट्स आती हैं, राइट। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सारी की सारी लॉगइन स्क्रिप्ट और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स आपके इसमें सेव होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ग्रुप पॉलिसी और आपकी लॉगइन स्क्रिप्ट कहाँ पे जाके सेव होगी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। और ये पूरे जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं उनके बीच में रेप्लिकेटेड होता है और साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी रहती है। इसमें ऐसा नहीं कि एक जगह चेंज हो गया दूसरी जगह चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए सिसवॉल फोल्डर आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर सपोज आपको परफॉर्म करने के लिए दिया जाए कि एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्वर डोमेन कंट्रोलर है दूसरे सर्वर पे आपको माइग्रेट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो सिंपल, एक सर्वर सेम आपका उसी कॉन्फ़िगरेशन या जो भी आपकी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन उस बेस का बनाएंगे। देन आपका एडीडीएस रोल आप उस नए सर्वर पे डालोगे, उसको एज अ प्रमोट करोगे डोमेन कंट्रोलर के थ्रू। देन जो भी आपके एफएसमो और फिज्मो रोल जो हैं वो आप ट्रांसफर कर सकते हो अकॉर्डिंग जो भी आपका एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। एंड पुराने फिर देन जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, आप वेरीफाई करने के बाद पुराने डोमेन कंट्रोलर को डीकमीशन कर सकते हो जब आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से आप एक्टिव डायरेक्टरी को नए डोमेन कंट्रोलर पे आप प्रमोट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि डीएनएस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो डीएनएस के बारे में अगेन आपको पहले पता है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे ए रिकॉर्ड हुआ, जिसको होस्ट रिकॉर्ड बोलते हैं, जो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस रिजॉल्व करता है बेसिकली। ए रिकॉर्ड हुआ अगेन, जो कि आपका मैप कराएगा डोमेन नेम टू आईपी वर्जन 6 एड्रेस के लिए। फिर आता है सी नेम रिकॉर्ड, कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड, जो कि आपका पॉइंट करेगा आपका बेसिकली एक ही डोमेन नेम जो होगा उसके दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल जिसे बोल सकते हैं निक नेम, फॉर एग्जाम्पल एक xyz.abc.com पर्टिकुलर एफक्यूडीएन है। अब इसका आप नाम एक दो 123.xyz.com देना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसका सी नेम रिकॉर्ड बना सकते हैं। फिर आता है एमएक्स रिकॉर्ड, जो बेसिकली मेल सर्वर रिकॉर्ड होता है कि जो भी कोई मेल डिलीवरी, ईमेल डिलीवरी सॉल्यूशन होता है उसमें मेल सर्वर हर कंपनी में होता है, तो उसके लिए आपका एमएक्स रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। देन आता है आपका पीटीआर रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड, जो कि रिवर्स लुकअप के लिए काम में आता है, डीएनएस रिवर्स लुकअप के लिए। फिर जो होस्ट रिकॉर्ड का जस्ट अपोजिट होता है। देन आपका आता है एनएस सर्वर रिकॉर्ड, नेम सर्वर, जो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर है उसकी एंट्री का आता है रिकॉर्ड। देन सर्विस रिकॉर्ड आता है, सर्विस एसआरवी रिकॉर्ड। एसआरवी रिकॉर्ड बेसिकली आपकी जैसे ऑथेंटिकेशन सर्विस, जैसे अपनी बात की थी लोकेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जो भी कोई है आपके डोमेन कंट्रोलर में रिलेटेड, तो उसकी एनवायरनमेंट, उसका पर्टिकुलर एंट्री आपकी एसआरवी रिकॉर्ड के अंदर आता है। तो इस तरह से आपके कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस के अंदर जो काम करते हैं।
ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे। नेक्स्ट वाली वीडियो में सेम मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मैंने इसको ज्यादा लेंथी इसलिए नहीं रखा है दोस्तों, ताकि आप बोर फील ना करें, आपको अच्छा इंटरेस्टिंग लगे। नेक्स्ट वीडियो में और मैं मल्टीपल आपके क्वेश्चन और आंसर्स लेकर के आऊंगा, और देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।